हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में रोटेशनल मोशन बताएंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो ये क्लास 11 की क्लास है और आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। और ये लेक्चर 3 है। आज की क्लास जो है ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो है हम आपको रोटेशनल मोशन बताएंगे, घूर्णन गति बताएंगे और साथ ही साथ आपको हम संयुक्त स्थानांतरीय गति तथा घूर्णन गति बताएंगे आपको। और आपको थोड़ा सा बता दें कि पिछली वीडियो में मैंने आपको स्थानांतरीय गति बताया था और क्या होता है स्थानांतरीय गति और मीन्स क्या कि गति के प्रकार हमने बताए थे पिछली वीडियो में। तो उसमें से पहला टाइप हो गया था और आज दो टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरा जो है घूर्णन गति और तीसरा जो है संयुक्त स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति है। ठीक है, तो ये दो टाइप आज बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, लेक्चर 4। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताने वाले घूर्णन गति, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका रोटेशनल मोशन ही है। और तो कायदे से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा एंड तक, तभी आप समझ पाएंगे। फिजिक्स आसान नहीं है और पढ़ने वाले के लिए आसान भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कितनी भी मुश्किलें हैं, कितने भी रास्ते पर कांटे कितने भी मिलते चले जाएं, लेकिन अगर पढ़ने वाला बंदा होगा तो वो 100% उसको निकाल ले जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, दोनों चीज़ कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत हमारे साथ करिए। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत अपने लिए करिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और आपको नॉलेज भी बढ़ सके, ताकि आप आगे भी कुछ कर सकें जीवन में। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन आपको बताते हैं कि रोटेशनल मोशन होते क्या है, मतलब घूर्णन गति क्या है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो रोटेशनल मोशन मैं आपको पहले ऐसे थ्योरेटिकल बता दूं, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सारे कण, मतलब उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के परितः, ठीक है, एक स्थिर अक्ष के परितः, मान लीजिए ये अक्ष है और इस अक्ष के परितः क्या, तो ये अक्ष जो है स्थिर है और इस अक्ष के परितः सभी कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय पथों पर गति करते हैं, तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। तथा इस अक्ष को जो अक्ष है ये, इस अक्ष के परितः वृत्तीय पथों पर गति करते हैं ना उसके सभी कण, मतलब पिंड के सभी कण, है ना, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। अब हम आपको फिगर बनाकर आपको समझाते हैं, बहुत आसान से आप समझ जाएंगे। कि देख लीजिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कि कोई दृढ़ पिंड है, ओके। तो ये मान लीजिए एक दृढ़ पिंड है। क्या है? दृढ़ पिंड है और यहाँ पर P3 कण है, यहाँ पर P2 कण है और यहाँ पर P1 कण है। ओके, आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ से ये स्थिर अक्ष है, ये अक्ष है ना, और स्थिर है और ऐसे ये घूर्णन कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो
इसी तरह यहाँ पर ओके। तो इसका जो डिस्टेंस है वो r1 है, सॉरी r2 है, और इसका जो है r1 है। क्या है, और ये जो है अक्ष पर ही स्थिर है P3 कण, मतलब P3 का P का मतलब पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब कण। तो इस पिंड के ये सारे क्या हैं, कण हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण P1, P2, P3 और बहुत सारे कण हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। क्या, वृत्तीय पथों पर गति करते हैं, आप देख लीजिए, वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। तो इस प्रकार की जो गति है, या इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, एंड इस स्थिर अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिएगा और फिगर भी बना लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए आप। तो लिखिए साथ में कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय पथों पर गति करते हैं, तो इस गति को घूर्णन गति रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, तो क्या कहा मैंने कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय पथों पर गति करते हैं, तो इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, तथा इस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में घूर्णन गति क्या है और घूर्णन गति के एग्जाम्पल क्या है ये भी पूछा जाता है। और आपको हम बता दें कि घूर्णन गति का यहाँ पर जो है अक्ष क्या है, स्थिर है कि नहीं, P3 कहाँ पे, ये बताइए आप भाई। देख लीजिए, ये सेंटर है इस सर्किल का, और ये P3 कण है, और
इसका जो त्रिज्या है r1 है, यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर से कण तक का, और यहाँ से सेंटर से P2 का, P2 कण तक जो है r2 रेडियस है। लेकिन P3 में रेडियस जो है r बराबर 0 है ना, तो अब भाई स्थिर अक्ष है, मतलब जो अक्ष है वो तो स्थिर है ना, तो क्या होगा भाई, जब अक्ष पर कण स्थित है, मतलब जो कण है वो कहाँ पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है ना, तो अक्ष स्थिर है तो कण क्या होगा, कण भी तो स्थिर होगा, वो थोड़ी गति करेगा, ठीक है। तो अगर अक्ष पर स्थित है कण, तो कण भी क्या करेगा, स्थिर ही रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा, याद रखना। अब दूसरी बात और बता दे आपको कि कुछ एग्जाम्पल पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कुम्हार का चाक है, आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो वो जब चाक घुमाता है तो आपने देखा होगा सर्किल रूप में जो भी उसके पिंड है वो क्या करता है, एक स्थिर अक्ष के परितः क्या करता है, वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। जब वृत्तीय पथ पर सर्किल टाइप का होता है ना, जब वो गति करता है तो क्या करता है, तभी तो वो बर्तन बना पाता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना। अगर आपने नहीं देखा कुम्हार का चाक नहीं देखा या बनाते हुए नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं जाके, कुम्हार होंगे अगल बगल, ठीक है, या मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ही सर्किल टाइप का होता है चाक। और ये जो चाक जो है वो घूर्णन गति का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि कुछ घूर्णन गति जो है, कुछ घूर्णन गति में जो है एग्जाम्पल ऐसे हैं घूर्णन गति के, जिसमें स्थिर अक्ष जो होता है, इसमें तो अक्ष क्या बताया मैंने, स्थिर रहता है ना। लेकिन कुछ उदाहरण है घूर्णन गति के जिसमें अक्ष स्थिर नहीं रहता, जैसे लट्टू है, क्या लट्टू में जो है अक्ष स्थिर नहीं रहता है। आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ बनाकर लट्टू का, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये लट्टू है, क्या है ये लट्टू है, आप देख सकते हैं ये लट्टू है जो क्या कर रही है, नाच रही है कि नहीं नाच रही है। तो ये इसका जो है ये अक्ष है, लट्टू का अक्ष है ये, जो O बिंदु से सटा हुआ है, जो O बिंदु से लगा हुआ है, ठीक है। इसका लट्टू का निचला तल जहां से वो नाचता है, ठीक है। तो ये इसका अक्ष है और ये नाचता है, तो ये क्या कर रहा है कि जो एक अक्ष है, अक्ष भी क्या रहता है, नाचता रहता है कि नहीं नाचता रहता है उसके साथ ही। लेकिन जो इसका पॉइंट है, निब रहता है लट्टू का, वो क्या रहता है कि वो तल से लगा रहता है, ठीक है। लेकिन उस तल पर जो है, तल तो स्थिर रहता है ना, तो तल से सटा हुआ रहता है, तो ये पॉइंट भी स्थिर रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेखा स्थिर ना हो करके बिंदु स्थिर रहता है। क्या, एक बिंदु स्थिर रहता है, ठीक है। उसी तरह जैसे लट्टू का ये कंडीशन है, और इसका जो अक्ष है, लट्टू का अक्ष, ये क्या करता है, ये जो स्थिर बिंदु है वो इससे जो है सटा हुआ रहता है, तो इससे ये क्या बनाता है, शंकु बनाता है, जो कि इस पॉइंट पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब बिंदु पर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर रेखा स्थिर ना होकर के, ध्यान देना, रेखा स्थिर ना होकर के मतलब क्या रहता है, बिंदु स्थिर रहता है। क्या रहता है, बिंदु पॉइंट स्थिर रहता है। उसी प्रकार ये पीठिका पंखा बोलते हैं इसको, या पंखा कह लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है देख लीजिए आप, ये पंखा है और ये जो इसका जो है ये अक्ष है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रोटेट करता है, नाचता है, तभी तो हवा देता है ना। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन इसका एक पॉइंट जो बिंदु O पॉइंट है, ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, ना कि ये रेखा स्थिर रहती है, ठीक है। तो
ये दो एग्जाम्पल ऐसे लट्टू और फिर पंखा, ठीक है। इसमें जो है रेखा जो है स्थिर ना हो करके क्या रहता है, स्थिर, बिंदु स्थिर रहता है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम आपको जस्ट इसके आगे ले चलते हैं, तीसरा पॉइंट बताते हैं आपको, कंबाइंड रोटेशनल एंड स्थानांतरीय गति मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो आप बने रहिए अंत तक। अब हम आपको बताएंगे स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति का मतलब कंबाइंड, संयुक्त, मतलब क्या कि इसमें रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों रहेंगे, मतलब कंबाइंड करके, ठीक है। तो दोनों की जो गति है मतलब स्थानांतरीय गति और रोटेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, अर्थात स्थानांतरीय गति तथा घूर्णन गति, ये दोनों गति इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक गोला लेता हूं जिसे जो है आनत तल पर लुढ़काते हैं, तो गोला क्या करता है, वो गति करते हुए शीर्ष से तली की ओर स्थानांतरीय गति करता है, ठीक है। क्या, किसके परितः, अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए अपने शीर्ष से तली की ओर स्थानांतरित होती है, शीर्ष से तली की ओर स्थानांतरित होती है। अब आपको बता दें कि संयुक्त स्थानांतरित तथा घूर्णन गति होती क्या है, कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, मतलब रोटेशनल मोशन करता है, तथा साथ ही साथ स्थानांतरीय गति करता है। क्या करता है, स्थानांतरीय गति करता है, तो जो इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम संयुक्त स्थानांतरित तथा घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई पिंड, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, साथ साथ जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, साथ साथ स्थानांतरीय गति करता है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तथा साथ साथ स्थानांतरीय गति करता है, तो इस प्रकार के गति को संयुक्त स्थानांतरीय तथा संयुक्त स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति कहते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो आपको समझ में होगा। मैं एक गोला ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और उस गोले को आनत तल पर क्या करता हूँ, लुढ़काता हूँ, तो ये गोला क्या करता है, अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन करता है और शीर्ष से तली की ओर स्थानांतरीय गति करता है। और यहाँ पर जो कण एक है वो v1 वेग से, और कण 2 है जो v2 वेग से, और कण 3 जो है वो v3 वेग से क्या करता है, गति करता है। और जो सेंटर है इसका वो v वेग से गति करता है। क्या, v वेग से गति करता है। और जो कण है 4, ये कण जो है क्या है, कण का वेग क्या है, 4 वाले कण का वेग क्या है, चौथे कण का वेग क्या है, 0 है। क्या है, 0, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है, ठीक है, तो इसका वेग क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर घूर्णन गति तथा स्थानांतरीय गति दोनों में, मतलब क्या, संयुक्त स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति हुआ।
ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कायदे से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि आप केवल वीडियो देख लिए, सर को समझा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप पहले ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ आप कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और साथ साथ लिखते भी जाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पूरी तरह से नोट्स डेली का डेली बनाते रहिए और डेली क्लास अटेंड करिए, तभी आपको पूरी तरह सिलेबस कवर कर पाएंगे आप और पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो इसलिए आप कंटिन्यू थ्योरी तैयार करते रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे आपको तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू फिजिक्स की क्लास करिए और साथ साथ उसको तैयार करते चलिए, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जो कण हैं वो भी संयुक्त स्थानांतरित तथा गुणनगति के केस में कण जो है अलग अलग हैं, तो उनके वे क्या अलग अलग होंगे कि एक समान होंगे। फिर उसके बाद उस तरह के उसमें वैल्यूज दी जाएंगी और फिर उसके बाद एक कण जो है स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है, सेंटर का वेग कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है, एग्जाम्पल भी और डेफिनेशन भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देरी न करिए आप और कंटिन्यू क्लास करिए और मेहनत करिए जम के, ठीक है। हम जो है आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है, इसलिए ये नहीं कि गर्मी में आप पढ़ाई नहीं करें, कायदे से बैठ जाइए, 1 घंटे आप कायदे से मेहनत करिए। ये नहीं कि जो है गर्मी लग रही तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई कायदे से करिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो कायदे से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।